नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में रोजाना हम आपको बताते हैं आपकी निवेश की रणनीति कहां किस ओर जानी चाहिए और कैसे अलाइन होनी चाहिए आपके तमाम फाइनेंशियल गोल्स के साथ। अलग अलग तरह के निवेश के ऑप्शंस होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, लेकिन कहाँ आपके लिए सही बैठता है निवेश करना, उसी पर आपको सलाह देते हैं। इस शो में आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है। अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये शो लाइव जाता है यूट्यूब पर भी, और यूट्यूब पर आप पुराने शोज भी देख सकते हैं हमारे बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर के। सवाल पूछना चाहते हैं यूट्यूब पर तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं बेहद खास मुहिम के साथ। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू हम कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि अपना भविष्य वो सुरक्षित कर सके। और आज की इस कड़ी में हम बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य पर बात करने वाले हैं, जो है रिटायरमेंट, और क्यों रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। शिल्पा गुले हमारे आज की मेहमान हैं जो इस पर विस्तार से अपनी राय रखेंगी। शिल्पा, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। शिल्पा, हमेशा जब भी बातचीत होती है आपसे या किसी भी और एक्सपर्ट से, हर कोई यही कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड अगर कोई फाइनेंशियल गोल है तो वो है रिटायरमेंट। लोग पोस्टपोन ही करते रहते हैं। कभी ईएमआई हमारी ख़त्म नहीं हुई है, अरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर लें, कभी कोई और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की वजह से, तो ये गोल कॉम्प्रोमाइज़ होता ही रहता है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया आपने तो कितना भारी पड़ सकता है? कविता, आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जो सभी पोस्टपोन करते ही हैं, क्योंकि वो इतनी दूर है कि मतलब उतना दूर लोग सोच नहीं पाते कि मतलब अभी 30 साल 20 साल और मतलब उसके बाद क्या होने वाला है, उतना दूर का कोई सोचता नहीं है। इसलिए सब आप आज के लिए जीते हैं, आज के खर्चे, आज की ईएमआई और एसआईपी भी अगर देखें तो बहुत ही शॉर्ट या मीडियम टर्म गोल के लिए करते हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों की शादी, अपने बारे में कम ही सोचते हैं। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट रहता है वो काफी गहरा है, कविता, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बच्चों की शादी करवा दी, उनके कॉलेज एजुकेशन के लिए करोड़ों लगा दिए उन्होंने, और जैसे उनका रिटायरमेंट आया, मतलब 60 साल के हुए, तो देखा कि राशि उनके लिए कम पड़ गई अगले 30-40 साल निकालने के लिए। और अगर देखा जाए कविता, तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं। एक हुआ आपका महंगाई। मान लीजिए आपके पास राशि, आपको लगता है कि चलो ये राशि मेरे लिए बहुत है और इससे मेरा रिटायरमेंट कट जाएगा, लेकिन महंगाई के बारे में कोई सोचता नहीं है, और हर साल आप उससे विड्रॉल करते जाते हैं। महंगाई बढ़ती जाती है तो आपके विथड्रॉल भी बढ़ते जाते हैं आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस से। तो कभी-कभी उस वजह से भी राशि कम पड़ जाती है। और जीवन की लंबाई, कविता, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि हर जनरेशन के साथ अगर आप देखें तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है। बहुत लोग अभी 80, 90 और 100 साल तक भी जिएंगे, और उसके लिए भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक पहलू है जिसके बारे में लोग ज़्यादातर सोचते नहीं। और तीसरा मैं कहूँगी कविता कि आजकल आईटी सेक्टर जैसी जो सेक्टर्स हैं, जिनको बहुत ही जल्दी ऑटोमेशन और एआई के वजह से रिप्लेस किया जा रहा है, इन नौकरियों में तो ये भी डर बैठ गया है लोगों में कि अर्ली रिटायरमेंट हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि चलिए हम कमा तो रहे हैं लेकिन बहुत ही जल्द हमारी नौकरियां रिडंडेंट हो जाएंगी, और इस नौकरी को एआई रिप्लेस कर देगा। तो अर्ली रिटायरमेंट का भी एक पहलू है जो बहुत लोग आजकल सोचने लगे हैं कविता, क्योंकि वो भी एक डर बैठ गया है कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो इसमें मैं कहूंगी कि आई थिंक पहले जरूरी है ये समझना कि रिटायरमेंट है क्या, क्योंकि बहुत लोग उस शब्द से डरते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो रिटायर कभी होना नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं काम करती रहूंगी। तो रिटायरमेंट एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा समय है आपकी लाइफ में जहां आप निर्णय कर सकते हैं, आप वो चॉइस ले सकते हैं कि अगर इसके बाद आपको पैसों के लिए काम नहीं करना, तो वो डिसीजन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको वो आजादी रहेगी कि आपको आगे जाके पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े। और दूसरा इसमें है कविता कि मतलब बुढ़ापे में आपकी इनकम पोटेंशियल भी कम हो जाती है। जैसे जैसे हम अपने 60s और 70s में आते हैं, तो हमारी मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी भी धीरे धीरे घटते जाती है। तो हमारे कमाने की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे
कम होते जाती है। तो हमें वो पहलू भी देखना ज़रूरी है, उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि हम सभी के जीवन में ऐसा समय आएगा और उसके लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, फाइनेंशियली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ डेटा के ज़रिए ज़रा समझाइएगा कि कितना निवेश करने पर कितना इकट्ठा आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 30 साल का समय है, तो बिगेस्ट मल्टीप्लायर क्या हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग में? जिसने जल्दी शुरू किया हो या जिसने 40 की उम्र में शुरू किया हुआ, कंपाउंडिंग का फ़ायदा कब सबसे ज़्यादा मिलेगा? कंपाउंडिंग का फायदा जितना समय आप निवेश करते रहे, जितना आप जुटे रहे उसमें और जितने साल आप मार्केट में रहें, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट टाइम के साथ ही बढ़ता है। तो जैसे अगर हम 30 साल का समय लेके चलें और मान लीजिए आपने 1 लाख आज के डेट पे डाला, 30 साल के बाद ये 30 गुना हो जाएगा, तो 30 टाइम्स अमाउंट आपको मिलेगा। तो कंपाउंडिंग का मतलब यही है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं कमा रहे या रिटर्न ही नहीं कमा रहे, लेकिन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर आपको और इंटरेस्ट और रिटर्न मिल रहा है। और इसका इफेक्ट पहले ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जैसे आप उसको समय देते जाएं तो उसकी इफेक्ट मल्टीप्लाई होती जाती है। तो समय बहुत ही जरूरी है और उसका कंपाउंडिंग बेनिफिट और लाभ बहुत ही बड़ा है। तो मैं कहूंगी कि आपके पास अगर आप 40 पे भी शुरू करें, देखिए, जितना जल्दी आप शुरू करें उतना आपको लाभदायक होगा कंपाउंडिंग के एंगल से। लेकिन मान लीजिए आपने 40 से भी शुरू किया या 45-50 से भी आपने शुरू किया, तो भी आप लेके चलिए कि आपके पास 10-12 साल तो है ही मिनिमम। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म समय ही रहता है और इसमें भी आप कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर हमें फोकस करना है। एक तो मुझे जानना है कि स्टेप अप, ये रिटायरमेंट की आपने निवेश की शुरुआत कर दी है, लेकिन उसके बाद स्टेप अप करना कितना ज़रूरी है, कितना स्टेप अप करना चाहिए इफेक्टिवली इसका इम्पैक्ट पड़े? क्योंकि अब अधिकतर लोग अगर सैलरीड हैं तो उनके पास सालाना जो बोनस मिलता है, इंक्रीमेंट्स होती हैं, उसमें स्टेप अप करने का एक मौका होता है। कैसे इसका इस्तेमाल करें सही तरीके से? तो पहले ये समझना जरूरी है कि स्टेप अप है क्या। तो स्टेप अप एक फीचर है जो आपके एसआईपी के साथ आपको मिलता है। इसमें एक और फीचर है टॉप अप और एक होता है स्टेप अप। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से एसआईपी चालू की और आपको वो 5% 1 साल के बाद बढ़ाना है। आपकी सैलरी भी बढ़ गई और उस हिसाब से आपको अपनी एसआईपी भी अभी बढ़ानी है। तो वो एक आपके पास फैसिलिटी है कि आप एसआईपी में स्टेप अप फीचर जोड़ सकते हैं कि हर साल मुझे अपनी एसआईपी 5% से बढ़ानी है। मान लीजिए आपने वो 5% स्टेप अप का फीचर नहीं इस्तेमाल किया, तो भी आपके पास टॉप अप वाला फीचर है। तो आप 1 साल बाद आप वो चुन सकते हैं कि मुझे अभी 10,000 से मान लीजिए 15,000 पे जाना है। तो आप वो अमाउंट एक्स्ट्रा जोड़ के टॉप अप करके नई एसआईपी अपनी चालू कर सकते हैं वो एडिशनल अमाउंट के साथ। अब इसका जो लाभ है कविता, अगर देखा जाए, तो अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं हर हर महीने और आप इसको 5% से हर साल बढ़ाएं, तो 12% का अगर हम रिटर्न लेके चले सालाना, तो आपके पास ऑलमोस्ट 5 करोड़ हो जाएंगे एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। तो और हम 10,000 की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ज्यादा आप राशि मतलब 20-30% अपनी सैलरी अगर आप बचा सकते हैं, तो इसका जो एंड में आपको लाभ मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा कविता। ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ कैलकुलेशन के लिहाज से वो बहुत ज़रूरी होता है, और लोगों का अक्सर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कॉर्पस अगर कम पड़ता हो या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, तो वो यही होती है। लंबी अवधि के गोल होते हैं, उनको गोल के रियलाइजेशन का फर्क समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चंस आप उनको रेकमेंड कर सकती हैं? जी कविता, तो रिटायरमेंट एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी कैलकुलेशन ही थोड़ी अलग है। आप ऐसा सोचिए कि आप 60 साल में रिटायर होते हैं एक राशि लेके, मान लीजिए 2.5 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, और उसका आप 4% हर साल निकालते हो। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने 4% निकाला, तो उसका आपने 10 लाख निकाला। अभी होगा क्या कि अगले साल महंगाई की वजह से आप उससे और निकालेंगे। मान लीजिए 6% की महंगाई है, तो आप 10 लाख प्लस 6% महंगाई, उतना राशि आप अपने कॉर्पस से निकालेंगे। देखिए, आपके कॉर्पस में वैसे रिटर्न तो आता ही जाएगा हर साल, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपकी जो विथड्रॉल है वो इतनी बढ़ जाएगी कि महंगाई की वजह से, कि आप अपने प्रिंसिपल से भी पैसे निकालने लगेंगे। तो कोई भी अच्छा जो रिटायरमेंट का कैलकुलेटर है, वो यह अज्यूम करेगा कि अगर आप मान लीजिए 30 इयर्स की रिटायरमेंट पीरियड लेके चले, तो ये मानेगा कि आप जो 30th ईयर में आप लास्ट विड्रॉल करोगे, उसके बाद आपकी राशि जीरो हो जाएगी रिटायरमेंट फंड में। तो कोई भी अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर
प्लानर आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके दे सकती हैं, जिसमें अलग-अलग अजम्पशंस को इनपुट करके देखेंगे कि इसमें बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा। तो वर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि महंगाई बहुत सालों तक ज्यादा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने इक्विटी और बॉन्ड रिटर्न्स भी कम मात्रा में मिले, तो उस वजह से भी कॉर्पस आपका कम पड़ जाए। फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्यादा साल जिए। तो ये सभी सिनारियों को लेके आपको एक वर्स्ट केस सिनारियो और एक बेस्ट केस सिनारियो, एक पूरा रेंज देखना जरूरी है कि क्या वो मात्रा है, क्या वो रेंज है जिसमें मुझे एक लक्ष्य लेके चलना है रिटायरमेंट का। और ये करने के लिए कविता, मैं कहूंगी कि एक ट्रायंगुलेशन बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानर की सलाह ले सकते हैं तो वो जरूर कीजिए, वो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि वो लोग ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करके आपको देंगे। और अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से कैलकुलेटर्स को पकड़िए और वो कैलकुलेटर में ये सारे अजम्पशंस डाल के देखिए। मैं यहाँ पे कहूंगी कि फिनफ्लुएंसर्स की बात नहीं सुनिए, क्योंकि यहाँ पे फिनफ्लुएंसर्स आपको रूल ऑफ थंब बताएंगे, थंब रूल्स, जैसे 25x रूल, या आपका वो 4% रूल हो गया, या 3.5% रूल। अभी ये रूल्स का प्रॉब्लम है कि इनमें भी कुछ अजम्पशन होते हैं। महंगाई की एक अजम्पशन होती है, एसेट एलोकेशन का क्या रिटर्न रहेगा उसका भी एक अजम्पशन होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो एसेट एलोकेशन का अजम्पशन है 4% रूल में, वो एक 50-50 डेट टू इक्विटी एलोकेशन है। तो इसमें क्या है कि अगर आपने अपने सारे पैसे एफडी में डाल दिए तो ये रूल तो आपके लिए चलेगा ही नहीं, या आपने सारा पैसा अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया तो भी ये रूल आपके लिए नहीं लागू होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप किसी के साथ बैठें और एक बहुत ही आरआईए या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एक्सपर्टीज के अंडर आप ये समझिए कि क्या क्या आपको देखना है इस कैलकुलेशन को करते वक्त। तो एक बार आपका लक्ष्य सेट हो गया, फिर आप बैकवर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको इसमें अभी कितनी एसआईपी हर महीने करनी पड़ेगी इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। शिल्पा, सुनने में आसान लगता है लेकिन लोगों को आई एम श्योर बहुत ज़्यादा हेल्प लगती होगी। आप तो रोज़ाना क्लाइंट्स के साथ डील करती होंगी और इस तरह की कैलकुलेशन उनको समझाती होंगी। बहरहाल इस पेशकश में मेरे पास समय इतना ही है और इसको हम यहीं पर समेटेंगे, लेकिन आप जुड़ी हमारे साथ, आसान भाषा में ब्रेक डाउन किया है, वही मेरे ख्याल से मकसद होता है। और आधी तैयारी दर्शकों की वैसे ही हो जाती है जब वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आप समझ दिया हमें। चलिए, इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर कर्नल संजीव गोविला रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ हम मिलकर दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे लाइव।